हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट ब्रेन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पाठ के साथ ही कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो यह जो पाठ है और इस पाठ के जो कहानी के शीर्षक हैं उनकी सार्थकता किस तरह से है उसको क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। तो इसके कवि हैं, कवि नीलिन बिलोचन शर्मा हैं और इस कहानी में घटित सभी घटनाओं को घटते हुए इस कहानी का नाम बीज का दांत रखे हैं। ठीक है ना। इस कहानी का नाम क्या रखे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा इन्होंने रखा है इस कहानी का नाम बीज के दांत। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? कि जो इसमें खोखा शब्द का प्रयोग किया गया है ना, कि यह खोखा किस मामलों में अपवाद था। ठीक है ना। तो जो खोखा स्वभाव से शैतान था, खोखा क्या था? स्वभाव से शैतान था, जबकि उसके 5 बहनें समझदार और सुशील एवं ईमानदार थे। कितनी? उसके 5 बहनें क्या थी? समझदार, सुशील और ईमानदार थे। गलती से भी कोई सामान बर्बाद नहीं करती थी, अर्थात अच्छे गुणों में खोखा अपवाद था। अच्छे गुणों में देखा जाए सबको एक साथ मिला के, तो ये क्या था? ये उनका अपवाद था। अब सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण के लिए जा रहे लिंग अथवा आधारभूत भेदभाव को अपने शब्दों में लिखें। जो सेन साहब का परिवार था उसमें बच्चों के साथ जो लिंग भेदभाव का जो किया जा रहा था, जो भेदभाव किया जा रहा था, उस पर अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि मिस्टर सेन साहब जो थे उनके घर में जो बेटियों के लिए अलग अलग शिक्षा तथा किसी के लिए अलग शिक्षा दिया जाता था तो किसी के लिए अलग आधार पर यह भेदभाव किया जाता, मतलब लड़कों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था और लड़कियों के लिए अलग। ठीक है ना। तो यह उनके साथ भेदभाव किया जाता था। सेन साहब के परिवार की जो लड़कियां थी ना, लड़कियों से मोटर चमक दमक के कोई खास खतरा नहीं था। क्यों नहीं था? जो मोटर की चमक दमक थी उससे उनको कोई खास खतरा नहीं था। क्यों नहीं था? कि सेन साहब के परिवार की लड़कियों से मोटर की चमक दमक के कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह था कि मिस्टर और मिसेज अपनी लड़कियों को भली भांति नसीहत दी थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने पहले से ही उसको नसीहत दी थी, उसको समझा के रखा था। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय कर दी थी। ठीक है ना। सेन साहब और उनकी दंपति, ठीक है ना, कैसी संभावनाएं देखते थे और वे लोग उसके लिए किस तरह की शिक्षा तय कर दी थी। तो सेन साहब और के जो पुत्र थे खोखा को पूरी तरह से बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा 5 साल का हो रहा था। कारखाने में बढ़ई मिस्त्री 2-3 घंटे के लिए आकर उसके साथ ठोक ठाक किया करता था। सेन साहब की मौलिकता और उसे दूरदेशी थी कि बच्चे की उंगलियां और औजारों को वाकिफ रहे, मतलब जो बच्चा है ना वे उस काम को आसानी से सीख सके ताकि बाद में उसको किसी तरह की समस्या ना हो। सेंड एम्पैथी खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। जो सेन साहब थे ना, खोखा के लिए किस तरह की संभावना देखते थे, मतलब आगे का भविष्य वे किस तरह से देखते थे और उसके लिए उन्होंने किस तरह की उसकी शिक्षा तय की थी। तो मिस्टर जो सेन साहब थे, खोखा के सौतनों को देख करके उनकी उंगलियों को छुपाने के लिए इंजीनियर बनाने की बात मिस्टर सेन साहब कहते थे। ठीक है ना। तो मिस्टर सेन साहब क्या कहते थे, उसकी गलतियों को छुपाने के लिए इंजीनियर बनाने की उसे बात करते थे कि इसको हम इंजीनियर बनाएंगे। सेन साहब का परिवार में खोखा का आविर्भाव कब हुआ था, मतलब उसका आविर्भाव कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो सेन साहब के परिवार में उसका आविर्भाव उस समय हुआ जब मिस्टर और मिसेज सेन साहब को
संतानोत्पत्ति की कोई उम्मीद नहीं बाकी रह गई थी तब इसका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? जब उनको मतलब ऐसा नहीं लगता था कि उनको संतान होगा, कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, तब इसका जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा की यदि बात करें तो नलिन बिलोचन शर्मा जो इसके लेखक हैं, उन्होंने खोखा के प्रति कैसी टिप्पणी की थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा ने खोखा के प्रति कहानीकार की टिप्पणी की और उन्होंने टिप्पणी इस प्रकार की है कि जो खोखा था, यह कहानीकार की टिप्पणी की, खोखा आविर्भाव का आविर्भाव तब हुआ जब उसकी कोई उम्मीद नहीं थी और खोखा का जीवन का भी अपवाद था और वह घर के नियमों का भी अपवाद था। घर के जो नियम थे उसको भी वो नहीं मानता था। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को किससे खतरा था और क्यों था? तो मोटर कार से खोखा को खतरा था। वह 5 बहनों के स्वभाव से अलग था और खोखा बड़ा नटखट और उड़न भी था, चंचल भी था। सेन साहब ने उसकी उम्मीद बुढ़ापे में उत्पन्न होने के कारण वह घर के नियम का भी अपवाद था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर मोहल्ले वाले की जीत ही जीतते हैं। जब महल और झोपड़ी की लड़ाई होती है तो अक्सर मोहल्ला वाला ही जीतता है, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो इन पंक्तियों में क्या व्याख्यात कर होती है? इन पंक्तियों को व्याख्यात कीजिए। मतलब फिर से इसको एक बार पढ़ना होगा, इसको फिर से हम लोग एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद से समझते हैं कि महल और झोपड़ी वालों की जब लड़ाई होती है तो यहाँ पर जीत अक्सर मोहल्ला वाले की ही होती है। यहाँ पर मोहल्ला वाला होना चाहिए। ठीक है, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो इन पंक्तियों को व्याख्यात करें। किस तरह से व्याख्यात कीजिएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि कहानी मध्यम वर्ग और अंतर विरोधियों को उजागर करती है तो कहानीकार जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ में है वैसा ही इस मनोवैज्ञानिक आशय भी होंगे और मोहल्ला वालों और झोपड़ियों वालों के बीच संघर्ष में झोपड़ी वाले गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना, महल वालों और झोपड़ी वालों में कौन गलती कर बैठता है? झोपड़ी वाला गलती कर बैठता है। सेन साहब और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई? पत्रकार ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया था, इसके बारे में लिखना है। तो मिस्टर सेन साहब और उसके मित्र के बीच बालकों के भविष्य में शिक्षा देने की बातचीत तय हो रही थी कि भविष्य में इसको कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए। मिस्टर सेन साहब कहते थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, तो जबकि उसके मित्र ने कहा कि अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूं, जो कुछ समाज में कर सके, बाकी कुछ और बन जाए उसके लिए मेरी ओर से पूरी आज़ादी है। ठीक है ना, तो सबका अलग अलग अपना अपना विचार था, इसको आपको ध्यान रखना होगा और इस तरह से आपको जैसे जिनका विचार था वो लिखना होगा। जैसे कि मोहल्ला वाला और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीत जाते हैं। महल वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले की, तो ये तो हम लोगों ने देखा था ना, उदाहरण के सहित स्पष्ट करना है इसको। तो यहाँ पर लिखा गया है कि गरीब और अमीर के बीच जब भी लड़ाई होती है तो अमीरों के डर से कोई गरीब दूसरे की मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन भर की परेशानियां आ सकती है, आगे भी जो अमीर हैं वो उनको परेशान कर सकते हैं। गिरधर अपने पुत्र को शाबाशी क्यों दी? जो गिरधर था वो अपने पुत्र को शाबाशी क्यों दिया था? क्योंकि मदन की बहादुरी के कारण उसके बाप गिरधर ने शाबाशी दी थी और उसने जिस बहादुरी के काम किया था वो उसके पिता के लिए संभव नहीं था। उसके पिता ने सेन साहब का नौकर और खिदमदार था। उसके पिता क्या था? सेन साहब का नौकर और खिदमदार था। उसमें कायरता थी, शोषण को भी उसे सहने की आदत थी, वो शोषण को भी सहते रहता था। तूने तो खोखा को दो दांत तोड़ डाले का आशय क्या है? ठीक है ना, का मतलब क्या है, ये घटना किस तरह से हुई है, इसके बारे में आपको लिखना होगा।
तो यहाँ पर प्रस्तुत कहानी में का निचोड़ खोखा के दो दांत को मदन ने तोड़ डाले थे, और ये दूध के दांत नहीं थे बल्कि विष के दांत थे, और शोषण के थे, जुर्म के थे। यह कथन कहानीकार की सार्थकता पर प्रकाश डालता है और पुराना पढ़ा सा को सहती है, और नई पीढ़ी शोषण के विष के दांत को तोड़ डालती है। ठीक है ना। आरंभ से ही कहानीकार का स्वभाव पूर्ण व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा ने विष के दांत में शीर्षक की कहानी के माध्यम से अमीरों का प्रदर्शन प्रियता और गरीबों के उनके अत्याचार पर व्यंग किया है। कहानीकार के प्रारंभ से मोटर की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक है, और पत्र खोखा की सेन साहब द्वारा प्रशंसा भी व्याख्यात्मक है। लड़कियों पर सेन साहब गर्व करते हैं, यहाँ व्यंग है। मदन एवं गिरधर के बीच बात भी व्यंग्यात्मक है। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा काजू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की वजह अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। मदन प्रतिदिन पिता गिरधर लाल से पिटाई का सामना करना पड़ता था, परंतु एक दिन आकर मदन को पिटाई तथा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। यह बात उसके पिता के लिए स्वाभिमान को धक्का देता था, और गिरधर लाल ने स्वाभिमान को बचाने के लिए मदन को पीटने की वजह से प्यार से सीने से लगा लिया था। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। प्रस्तुत कहानी को पढ़कर पाठ के दिमाग में सच्चे नायक के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर मदन के पिता गिरधर लाल था। नायक कौन था? मदन का पिता गिरधर लाल था, क्योंकि उसका सहयोग पाकर ही कासू और स्वाभिमानी को पाकर खूब पिटाई किया था। तो आज के लिए इस पाठ में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।